नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन को लेकर बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला, बेस अस्पताल के सीएमएस को नोटिस नहीं हटाई सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के विज्ञापन। रुड़की के पनियाला में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार से हमला, एक युवक की मौत, 4 गंभीर घायल। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात। पिथौरागढ़ पुलिस ने पंजाब से फरार बदमाश को दबोचा, लोगों को लोन दिलाने के नाम पर करता था ठगी, 10,000 रुपए का इनाम था घोषित। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क सुरक्षा के मद्देनजर होली पर पर्यटकों के लिए रहेगा बंद। इन दिनों शिकारी हो जाते हैं सक्रिय। 24 और 25 मार्च को नहीं होगा रात्रि विश्राम, डे सफारी भी नहीं होगी, वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन की बड़ी बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में शामिल हुए। लोकसभा के प्रत्याशी अजय टमटा, माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय भट्ट भी पहुंचे। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल सहित तमाम अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग में भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम और एमसीएमसी का निरीक्षण किया और सभी नोडल अफसरों की बैठक ली। जिस जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन के सभी कार्यों को समय से संपादित करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक, पारदर्शिता और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिले में निर्वाचन कंट्रोल रूम और एमसीएमसी की स्थापना एमबीपीजी कॉलेज में की गई है। निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इलेक्शन के जो विभिन्न कार्रवाइयों के लिए नोडल अधिकारी लगाए गए हैं, उनकी एक मीटिंग ली है। वो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ भी सभी के ऑफिस सेटअप हो गए हैं, तो जो समस्याएं आ रही हैं या किसी प्रकार की कोई कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विभागीय जो भी नोडल अधिकारी निर्वाचन की विभिन्न ड्यूटीज़ में लगे हैं, उनको जो संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं उसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा करी गई है। तो मैक्सिमम लोगों ने अपना काम आरंभ कर दिया है और सभी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं। पीजी कॉलेज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक, पारदर्शिता और निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु जिले में निर्वाचन कंट्रोल रूम और एमसीएमसी की स्थापना की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल रूम और एमसीएमसी कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा, जिसके संचालन के लिए 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। में है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए वो गठित करी गई हैं। इसमें पूरा एक कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश करा गया है। साथ ही जो विभिन्न प्रकार के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें हैं वो कंट्रोल रूम में भी हमको फ़ोन के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, सी विजिल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं और इसके अलावा अन्य माध्यमों से लिखित रूप में भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। कंट्रोल रूम सभी प्रकार की शिकायतों पर नज़र रख रहा है। जो संबंधित अधिकारी और इसके इन्फोर्समेंट कराने के लिए जो टीमें गठित हैं शिकायतों पर कार्रवाई के लिए, उनको कंट्रोल रूम के माध्यम से भेजा जाता है और उन शिकायतों का समय से निस्तारण। आचार संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड राज्य में निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 1 मार्च से अब तक निर्वाचन आयोग टीमों ने शराब और कैश लगभग 6 करोड़ रुपए सीज किया है।
जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। संयुक्त निर्वाचन सचिव नमामि बंसल ने बताया कि ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। सभी विभागों की मदद से इस पर कार्यवाही की जा रही है। चुनाव में पैसे का अवैध इस्तेमाल ना हो, इसके लिए ये कार्यवाही की जा रही है। जो हमारे अब ऑनरेबल कमीशन इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं उसमें ESMS इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम ये 1 मार्च से प्रभावी हो गया था, मतलब एक्टिवेट हो गया था। उसी क्रम में जैसे कि 16 मार्च को आचार संहिता लागू की गई, उससे पहले 15 दिन की अवधि में हमने 7 करोड़ का सीजर कर लिया था। और उत्तराखंड एक मात्र राज्य था जहां पर ऑलरेडी हमारी जो चेक पोस्ट हैं बॉर्डर पर भी और एक्टिवेटेड थी, तो इसी कारण से हम ये सीजर कर पाए। जो हमारी चेक पोस्ट है जिसमें 11 अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और SSP प्रमेंद्र डोभाल ने कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जानकारी दी है। धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में करीब 20 लाख मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर वोट परसेंटेज 72% रहा था। इस बार वोट परसेंटेज को बढ़ाकर 85% करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक हरिद्वार सीमांत जिला है। जिले की सीमाओं पर विशेष सावधानी बरती जा रही है। 20 तारीख से नॉमिनेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा और 30 मार्च तक जो है लास्ट है नाम वापसी का। और इस बार जो नॉमिनेशंस होंगे तो उसमें 30 तारीख तक जो छुट्टियां होंगी, बीच में जो छुट्टियां आएंगी तो उस समय नॉमिनेशन नहीं होगा और बाकी के दिनों में नॉमिनेशन होगा। इसमें 20 चेक पोस्ट जो हम लोगों के द्वारा चिन्हित की गई थी, जो बैंड भी है और उस पर लगातार CCTV से निगरानी की जा रही है। सभी चेक पोस्ट हमारी एक्टिव हो गई है। साथ में जो पड़ोसी जो राज्यों के जो जिले हैं उनसे भी हमारी लगातार बात चल रही है और लगातार उनके और हमारे आपसी जो समन्वय से चेक पोस्ट पर लगातार हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसी उसमें अभी पिछले एक दिन में करीब हम लोगों के द्वारा 7 अलग अलग थानों में मुकदमे किए गए हैं, जिसमें आबकारी अधिनियम की कुछ मुकदमे हैं वो चेक। काशीपुर में बीते रोज रामनगर रोड स्थित हनुमान कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 5 वर्ष की पुत्री की किसी भारी चीज से वार घायल कर बच्ची ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक हत्यारा पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ है। बताया जा रहा है कि किसी बात की कहासुनी को लेकर पिता को गुस्सा आ गया, जिसके बाद पिता ने अपनी बच्ची के सिर पर किसी चीज से वार कर दिया। बच्ची के शव को लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी फादर द्वारा उसकी बच्ची के ऊपर ईंट से वार किया गया है और दौरान उपचार बच्ची की मृत्यु हो गई है। इसकी क्या सत्यता है ये अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, इसमें जांच की जा रही है। इसके बाद अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आई है। बच्ची की बॉडी के अभी मॉर्चरी में रख दिया गया, उसको पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और जैसे ही हमें किसी प्रकार की तहरीर प्राप्त होती है तो उस पर आगे हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिर एक बार पहाड़ों में दोपहर बाद अचानक मौसम का बदलाव देखा गया। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है तो ऊंची चोटियों में लगातार हिमपात जारी है। ऊंची चोटियों में एक बार फिर से बर्फबारी होने से ग्रामीण इलाकों में फिर एक बार ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बार पहाड़ों का मौसम का मिजाज किस तरीके से बदला हुआ है, जो कि आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से ऊंची चोटियों को एक बार फिर से बर्फ की चादर में पूरी तरह से ढक चुके हैं। वहीं राजधानी देहरादून मंडी के पास बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा चुनाव के लिए धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यालय उद्घाटन के पहले बीजेपी के हरिद्वार से उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई बीजेपी नेताओं ने पूजा पाठ और हवन कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज हर जगह मोदी लहर है, यही कारण है कि कांग्रेस को हरिद्वार से कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। जहाँ तक कांग्रेस के लोगों के विषय आज पूरे देश में मोदी जी का कार्यों का
भाव है कि अब जनप्रतिनिधि दूसरे दलों के खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं है। जनता का दबाव है, जनता के दबाव के आधार पर बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। हम सब इस पर चर्चा होगी किस तरह आज शाम को 6 बजे हमारे चुनाव आने वाले हमारे सारे प्रत्याशी रहेंगे और 3-4 वक्त तय होंगे, क्योंकि नामांकन तय होंगे, नामांकन का कौन नेता किस स्थान पर तय होना है और बूथ स्तर तक की सर थोड़ा पीछे हो जाओ। सर, हरिद्वार में कहीं ना कहीं 1 मैन आर्मी शो होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? हरिद्वार लोकसभा का प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जीत भी जो है वो ऐतिहासिक होगी और जो हारेंगे वो भी ऐतिहासिक हारेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। हरिद्वार पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन किया। उसके बाद कई आश्रमों और अखाड़ों में जाकर साधु संतों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि जिनके भी सड़कें और विकास नजर आ रहा है, ये सब उनके कार्यकाल में हुआ है। हम कोई संकल्प लेते हैं तो माँ गंगा का उसमें स्मरण करते हैं और मैं तो साक्षात माँ गंगा के तट पर हर की पेड़ी पर आकर मैंने राज्य की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की है और माँ ऐसा योग्य हमको बनाना कि हम भी देश की कुछ सेवा कर सकें। कि जितनी भी ये सड़कें दिख रही हैं, जितने फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड जितनी दिख रही हैं, ये सब मेरे कार्यकाल में बनी है। कुंभ मेरे कार्यकाल में संपन्न हुआ और कोरोना जैसी महामारी से भी हम इस बीच जूझे और एक सफलतापूर्वक हम उसको फेस कर पाए। हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी है और हम सनातन के, देखिए जो सनातन का जो समर्थन करता है हम उसी का समर्थन करते हैं, सीधी बात है। बाकी दुनिया आप भी हमारे पास सब बातें वो बात अलग है, लेकिन समर्थन हम जो है उन्हीं का करेंगे जो राम को लाए हैं, जो सनातन को उठाए हैं, जो सनातन कुछ शिखर पे लेके आए हैं। पूरा संत समाज, भारत का जितना भी संत समाज है उन्हीं को समर्थन करेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीख घोषित हो चुकी है। अब पार्टियों के नेताओं का दल बदल भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। पहले मनीष खंडूरी, फिर 2 पूर्व विधायक, अनेकों नेता और अब बीते दिन उत्तराखंड की बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो लाजमी है अब दल बदल भी शुरू होने वाला है। बाकी तेवर भी अब दिखाई देने वाले हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पिछले दिनों हुई धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। विशेषकर वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान करती है। वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए धामी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है।
प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि ब्रिटिश काल के अधिनियमों में संशोधन किया गया है। नई नियमावली के तहत अब 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा। वन पंचायत के पास जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचय, वन अग्नि रोकथाम, इको टूरिज्म में भागीदारी का अधिकार रहेगा। अधिकार देने से वन पंचायतों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इसके साथ ही लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक पहल की है। देखिए, हम लोगों ने जब से सरकार में आए हैं, जब भी हमने स्टेट के अंदर हमारी सरकार रही है, जो अभी भी 2017 से हम लोग सरकार में हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, विशेष करके 9 जनपदों के लिए अगर आप बजटीय प्रोविजन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उन 9 जनपदों को कैसे हम इक्वलेंट और जनपदों के साथ, मैदानी क्षेत्र के जनपदों के साथ सुविधाएं दें और इस तरह से देखें कि भाई संपूर्ण उत्तराखंड एक टोकरी में पिरोया हुआ उत्तराखंड दिखे। ये काम हमने किया है। आप उसके उदाहरण देखो भाई, कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। देखो, इस देश में अंग्रेजों ने भी राज किया, वो भी पहाड़ में रेल चलाने में एक तरह से नाकामयाब हो गए। ये मोदी सरकार है और ये धामी सरकार है कि जो आज ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेल लाइन ले जा रही है और अगले 1 साल के अंदर आप सब लोग रेल से जाएंगे। उसी तरह आप हेल्थ की सुविधाएं देखिए, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हमारा चल रहा है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी तैयार होकर चलने वाला है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया है। हम लोगों ने जब सरकार में आए तो शोभन सिंह जी ने कैंपस वहाँ अलग बनाया, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी, NIT का काम हमारा शुरू हो गया श्रीनगर में। यानी हर क्षेत्र में जो पर्वतीय क्षेत्र के गांव हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह आपने जैसा वन पंचायतों वाला विषय कहा, अगर आप फॉरेस्ट के बजट को भी देखेंगे, चाहे वो जायका प्रोजेक्ट का पैसा हो, चाहे स्टेट सेक्टर का पैसा हो, चाहे सेंट्रल से पैसा लाने की बात हो, तो कैसे जंगलों को बचाना है और कैसे जो जंगलों के अतिरिक्त वन भूमि है उसका सदुपयोग और उसका उपयोग वहाँ के स्थानीय जनों के साथ मिलकर करना है, ये सरकार की प्लानिंग है। हल्द्वानी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्पताल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिटी मजिस्ट्रेट ARO AP वाजपेयी ने बताया कि आचार संहिता लगते ही सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने विभाग परिसर में लगे सरकारी विज्ञापनों को तुरंत हटा लिया जाए, लेकिन हल्द्वानी शहर के बीचों बीच बने शोभन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल के परिसर में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार का विज्ञापन लगा हुआ था, जिसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत हल्द्वानी रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई, जहां पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। इसी संबंध में विभागों को निर्देश दिए गए थे कि जो उसकी SOP है उसके तहत 24 घंटे के अंदर अपने परिसर से सभी प्रकार की जो सामग्री है जो कि प्रतिबंधित है उसे हटाए जाना है। इसी क्रम में हमें कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि बेस हॉस्पिटल जो हल्द्वानी में है उसमें अभी भी इस तरह की सामग्री लगी हुई है। उसी के दृष्टिगत वहाँ पर एक नोटिस उनके अगेंस्ट इश्यू किया गया है और उनको अवसर दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर लोहाघाट विधानसभा में चुनाव प्रभारी SDM रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में मतदान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सोमवार को SDM रिंकू बिष्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में 54 विधानसभा लोहाघाट में 185 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 1,08,037 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को घर घर जाकर मतदान कराया जाएगा। उसके लिए मंगलवार से BLO घर घर जाकर उनके फॉर्म भरवाएंगे और अति संवेदनशील बूथों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। चौवन लोहाघाट विधानसभा के लिए आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के अंतर्गत जितने भी हमारी सरकारी भवन और कार्यालय थे उसमें से निर्वाचन सामग्री हटा दी गई है। हमारी आदर्श आचार संहिता की टीम तथा FST टीम फील्ड में है।
चौवन लोहाघाट विधानसभा में इस समय हमारे 185 पोलिंग बूथ हैं। 1,08,37 जो है हमारे मतदाता हैं, जिसमें से 56,631 तो मेल हैं, बाकी हमारी फीमेल मतदाता हैं। और ईराकोट हमारा सबसे बड़ा मतदान स्थल है, जिसमें कि 1160 हमारे मतदाता अंकित हैं। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा बड़ागांव के राजकीय इंटर कॉलेज में सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर एक मतदान जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। सभी छात्र और छात्राओं ने लोगों से अपील की कि आप सब बढ़ चढ़कर अपना मतदान जरूर करें। बड़ी बात तो ये है कि ग्राम सभा बड़ागांव के अंतर्गत आने वाला राजकीय इंटर कॉलेज के द्वारा हर बार लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाता है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल भी रहता है। और आज हमारे बड़ागांव में लोगों को, हमारे स्कूल के द्वारा बड़ागांव में लोगों को जागरूक किया कि वोट देना कितना ज़रूरी है। इसीलिए हमने अभी एक छोटी सी रैली निकाली, जिसमें हमने लोगों को समझाया कि वोट देना कितना ज़रूरी होता है। और आज हमने मतदाता जागरूकता पर रैली निकाली है। हम आज पूरे गाँव में गए थे और गांव में हमने रैली निकाली थी और हमने सभी को जागरूक किया कि मत देना आवश्यक है और सभी को मत देना चाहिए। और आज हमने मतदाता जागरूकता की एक रैली निकाली, जो कि हमने गांव से निकाली। हम पूरे गांव में जाकर के अपनी रैली निकाली थी और उधर रास्ते से हम पूरे गांव को वहां से वो करके इधर से नीचे आए और हमने सभी को यह नारा लगाया है कि आप सभी पहले वोट दें। और हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी मतदान दें और पहले अपना काम। रुड़की में रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे कॉलोनी के पास शहर के बीजेपी विधायक प्रदीप बन्ना के द्वारा गंगा नहर पर एक पुल का निर्माण करने और पुल का रास्ता रेलवे कॉलोनी से निकलने पर रेलवे कर्मचारियों के द्वारा बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बीजेपी विधायक प्रदीप बन्ना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और बीजेपी विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी हाल में यहां पर पुल का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जो माननीय प्रदीप बत्रा जी है विधायक, वो यहाँ से नहर के उधर से पुल बनवा के और रेलवे कॉलोनी से रास्ता, उनकी मंशा है रेलवे कॉलोनी से रास्ता देने की। अच्छा, तो यहाँ से मतलब आम पब्लिक के लिए खोलना चाहते हैं वो रास्ता? वो आम पब्लिक के लिए खोलना चाहते हैं और हमारी जो कॉलोनी की सुरक्षा है, रेल कर्मचारी की सुरक्षा है और उनके परिवार की सुरक्षा में सेंधमानी करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो कितने परिवार यहाँ रहते हैं, उनके सामने कैसी समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं? कम से कम 150 परिवार हमारी कॉलोनी में रह रहे हैं और उनके सामने रोज जब आम रास्ता हो जाएगा, यहाँ से चोरी भी होगी, यहाँ से गुंडागर्दी भी होगी, यहाँ से कोई भी आएगा, वो रेलवे कॉलोनी नहीं पूरे रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा यहाँ से। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।